हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो का चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि बायो का चैप्टर नंबर 1 है। उसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जैव का मतलब जो भी सजीव हो जिसमें जीवन होता है, और अजैव मतलब क्या होता है, जो कि निर्जीव होता है, जिसमें कि जीवन नहीं होता है, में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आप लोगों को ईजी लग रहा होगा, तो फिर इसको सोच कर देखिए कि हम लोग कैसे डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि क्या चीज़ जैव है और क्या चीज़ अजैव है। मतलब जिसमें जीवन है वो सजीव है, जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। अब यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हो तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? क्योंकि हमको तो वो दिख नहीं रहा होता है कि वो सांस ले रहे हैं। हमें से कुछ कहेंगे कि वो हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, ये भी बोल सकते हो। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में कि हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों का विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोगों को पता करना होता है कि कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव है, तो हम लोग देख रहे होते हैं कि उसमें वृद्धि हो रही है या नहीं। अगर हम एक पेन ले लेते हैं और कहते हैं कि ये जो कलर है, ये आप बताइए कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो आप लोग कहोगे कि निर्जीव है, क्योंकि इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि प्रपक्षलित नहीं होती है। मतलब बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि परिलक्षित नहीं होती है। मतलब परिलक्षित मतलब इसमें दिख नहीं रहा है कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं। कुछ जंतु सांस लेते तो हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन में प्रभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अगर हम ये चीज़ सिर्फ देखें कि ये वृद्धि नहीं कर रहा है और इसी के पैमाने पर अगर हम बोल दें कि ये निर्जीव है, तो ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं या फिर बहुत सारा वृक्ष है जो कि वृद्धि करता है, लेकिन हम लोग को इतना कम होता है कि वो दिखाई नहीं देता है, तो हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अतः सूक्ष्म स्केल पर होने वाली, यानी सूक्ष्म मतलब बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो बहुत ही कम होता है ये, तो इसीलिए हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। मतलब हाँ, वास्तव में विषाणुओं के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका के संक्रमित नहीं करते हैं, नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। तो ये विवाद जो है बना हुआ है कि आणविक गति जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, सजीव है या नहीं है। तो विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस जब तक किसी भी एक लिविंग यानी कि सजीव के संपर्क में नहीं आता है, तब तक वह माना जाता है कि वह निर्जीव रहता है।
और जैसे ही वो किसी बॉडी के संपर्क में आता है, किसी शरीर के संपर्क में आता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो अपनी मतलब सजीव बन जाता है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उसमें ऊतक होते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। आप लोगों ने क्लास 8 में इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा। सजीव में यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो सजीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर में मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? अब यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो हम लोग अगर बात करें तो जो कोशिका होता है यानी सेल, उसमें भी उसके अंदर में बहुत सारे घटक होते हैं, यानी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव से विघटित होने लगती है। और अगर यह धीरे धीरे खराब, किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं और वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, हम उसका मरम्मत नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा और हो सकता है कि वो जीवित नहीं रह पाए, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो अतः जीवों के शरीरों में मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। अब है कि सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। अनुरक्षण प्रक्रम मतलब होता है कि कैसे अगर कोई जीव अपनी रक्षा कर रहा है तो उसी को बोलते हैं अनुरक्षण। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों के अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जीवों के अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण काम चलता रहता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि जब आप सो रहे होते हैं तो क्या आप सांस नहीं ले रहे होते हैं, या जब आप सो रहे होते हैं तो क्या आपकी धड़कनें नहीं चल रही होती हैं? तो बिल्कुल हाँ, आपकी धड़कनें भी चल रही होती है और आप सांस भी ले रहे होते हैं। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब मतलब जीवों का अनुरक्षण, यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है कि अनुरक्षण कार्य निरंतर होता रहना चाहिए, मतलब हमेशा होता रहना चाहिए। और जब भी ये अनुरक्षण कार्य रुक जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो जीवों का जीवित रहना थोड़ा मतलब उसको प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। अब वो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। आपका अगर बॉडी अच्छे तरीके से अनुरक्षण नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो अगर मान लीजिए कि आप कोई खाना खाएं, कुछ भी आप खाएं और आपका बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो बॉडी आपके खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पाचन शक्ति आपकी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप वो फिर आपके पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देगा। तो वही बोल रहा है कि अनुरक्षण का कार्य हमेशा जो सम्मिलित रूप से क्या है, वे सभी प्रक्रम, वो सभी प्रोसेस, ठीक है, जो कि एक साथ आकर के एक अनुरक्षण का कार्य करता है, उसी को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। ये भी लाइन सही है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट है या कोई भी क्षति हुई है तो उसको ठीक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से के बाहर से आती है। मतलब अगर कोई शरीर है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ से आता है, वो बाहर से आता है।
कैसे? इसलिए ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, का बाहर से सजीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना जरूरी है। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक और आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है पोषण। पोषण क्या होता है? जब हम किसी भी, क्या लिखा हुआ है कि ऊर्जा के स्रोत को जब हम अपने शरीर में ले रहे हैं भोजन के रूप में, तो उससे मतलब ऊर्जा के स्रोत को हमारे भोजन के रूप में लेने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेनली क्या है कि हम लोगों को अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा का जो हम लोग पूर्ति कर रहे हैं उस पूर्ति करने के तरीका को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीवों में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन क्या है? कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश जो है खाद्य पदार्थ जो होता है वो कार्बन आधारित होता है। अब इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। अब जैसे इंसान जो होता है वो हर तरह का जो खाना होता है वो खाता है। कुछ जानवर होते हैं जो कि पत्ते खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो कि मांस खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो दोनों खा लेते हैं। तो ये क्या है, उनकी मतलब उनका जो आहार है वो उनके अकॉर्डिंग बना हुआ है, जो उनके जीने के लिए जो ज़रूरी है वो अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन जो है वह कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी क्या होते हैं? कार्बन आधारित होते हैं। और इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव मतलब अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के पोषण के प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, ना आपके नियंत्रण में है, ना मेरे, ना किसी और अन्य जीव के। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। अब क्या लिखा है? शरीर के अंदर जो है ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है? अंततः ऊर्जा का एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होती है। इसके लिए शरीर के अन्य रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उपचयन अपचयन, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उपचयन अपचयन, ये वर्ड आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। मेनली तो मुझे लगता है कि चैप्टर नंबर 1 में ही होगा आपका। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। अब रुकिए, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्या यहाँ पे बोला गया है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यावरण जो है बहुत ही जटिल है, और हर जीव जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने के लिए अपना जो है खाना वो खाते हैं। और वो जो खाना खाते हैं वो क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है, जो कि उनके शरीर के अनुरक्षण के लिए उनको शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि उनका शरीर जो है उसे अनुरक्षण प्रदान करता है, या फिर उसको फंक्शन कर पाता है, शरीर जो है प्रोसेस कर पाता है। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अब जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उपचयन अपचयन प्रक्रिया जो होता है ये क्या है? अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्ति है। इसके लिए बहुत सारे जीव हैं जो कि बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है,
अब जीवित रहना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन कैसे लेंगे? बाहर रूप से हम लोग ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ जानवर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से लेते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं अपने स्किन से, अपनी जो है त्वचा से सांस ले रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे मेंढक जो होता है वो स्किन से भी ले सकता है, और कुछ जो जैसे मछली होती है वो लोग किससे लेता है? अपने गिल्स से लेता है सांस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग को ये वाला लाइन भी याद रखना है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन मतलब सांस लेना। श्वसन मतलब हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? सांस लेना। लेकिन यहाँ पे जो है डेफिनेशन ये याद रखना है कि शरीर के बाहर से हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको याद रखना कैसे? शरीर के बाहर से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। शरीर के बाहर से सांस लेने के लिए क्या करते हैं? शरीर के बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पहला लाइन याद हो गया कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता। अब हम लोग ले क्यों रहे हैं? क्योंकि ताकि हमारा जो कोशिका है वो अपना जो है क्या है के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन, खाद्य स्रोतों का विघटन करना है। विघटन मतलब क्या ना, का मतलब हुआ कि जो अभी आप लोगों ने ग्रहण किया भोजन, उसको तोड़ना है, ठीक है? तोड़ना है तभी तो वो विघटन होगा, तभी तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो वही है कि कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उनका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ हो रहा है कि जब हम लोग खाद्य स्रोत को, मतलब कोशिका जो है खाद्य स्रोतों का विघटन कर रहा है, तो वही क्या हो रहा है, वहीं पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। जो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों का या खाद्य स्रोतों के विघटन के विघटन में उसका उपयोग ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब क्या है एक कोशिकीय जीव, एक मिनट, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ मतलब क्या होता है? एक्सक्रीटा मतलब जो कि आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जो कि आप लोग बाहर निकाल देते हो, ठीक है? यानी वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब शरीर के अंग का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है? अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे हम लोग मेन किसका बात कर रहे हैं? एक कोशिकीय जीव। ये बात याद रखना है आपको कि एक कोशिकीय जीव का बात हो रहा है। तो एक कोशिकीय जीव का जो होता है पूरा सतह जो होता है वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है। इन लोगों को भोजन को ग्रहण करना या गैस का आदान प्रदान करना या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वही जब जीव बड़ा हो जाए, यानी कि कोई अलग एक कोशिकीय जीव नहीं हो, वो बहुत बहुकोशिकीय जीव हो, मतलब उसमें बहु मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा, एक से अधिक कोशिका वाला जीव हो, तो क्या होता है? तो वो क्या होता है? इसका शरीर का अभिकल्प जो होता है वो जटिल हो जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं, नहीं देखे हम पहले, कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। मतलब अब मेनली क्या है कि बहुकोशिकीय जीव है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब एक कोशिकीय जीव होगा तो उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या हो गया? बॉडी का जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया? जटिल हो गया। अब जब जटिल हो गया है तो उसको एक्स्ट्रा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पार्ट सिस्टम, उसको ज़्यादा चाहिए होता है। अब लिखा है यहाँ पे कि
भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। वही सेम चीज़ लाइन है जो कि अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। तो ये सब तो हम लोग नॉर्मल सा चीज़ है कि जानते हैं। हम लोग क्या एक बहुकोशिकीय जीव हैं। हम लोगों को के बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग काम करता है, अलग अलग अंग है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण के लिए भी अलग अलग विशिष्टीकृत ऊतक कार्य करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है कि परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशेष अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब क्या लिखा है कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के लिए एक अलग स्पेशल पार्ट है, अंग है, और भोजन करने के लिए अलग अंग है हम लोगों के पास। यानी विशिष्ट अंगों द्वारा ही भोजन तथा ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। अब जैसे हम भोजन कर रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन को मतलब अगर हम भोजन तो मुंह से कर रहे हैं, ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं, तो क्या बस इतने दूर ही उसकी आवश्यकता? नहीं, हमारे पूरे बॉडी को, हमारा जो कोशिका है उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो फिर वो वहाँ तक कैसे जाएगा? तो उसके लिए होता है वहन तंत्र। ठीक है, अब वो वहन तंत्र क्या होता है वो समझते हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ है आगे कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर के बाहर निकालना अति आवश्यक होता है और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये वाला जो लाइन है उसको वो इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा लाइन, कि ये वाला जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोतों तथा ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, तो क्या उत्पन्न होता है? उपोत्पाद। मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, जो शरीर की कोशिकाओं को न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं, और इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की अति आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो बता दिए हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अब जब बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव का शरीर है यानी जटिल होगा, यानी कि उसको एक अलग बॉडी पार्ट की ज़रूरत होगी उत्सर्जन के लिए। तो क्या है कि उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थ मतलब वही जो एक्सक्रीटा हो गया, यानी जो एक्स्ट्रा पदार्थ हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, उसको कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन अनुरक्षण करने वाले आवश्यक पराक्रम के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो जीवन का अनुरक्षण हो रहा है वो किन
मतलब क्या जो हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस के कारण हम जी पा रहे हैं और हमारा बॉडी जो अच्छे तरीके से कार्य कर पा रहा है, फंक्शन कर पा रहा है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग देखिए। क्या है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला मैं बता दूंगी आप लोगों को। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विचरण क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि हमारे जैसे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी जो संरचना जो होती है, शारीरिक संरचना जो होती है वो बहुत जटिल होती है और विचरण के द्वारा हमारे बॉडी में जो है आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो सकती है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करेंगे? ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिएगा और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब इसका आंसर में प्रोवाइड किया जाए। देन डेफिनेटली मैं सारा का आंसर प्रोवाइड कराऊंगी एंड जब मैं नेक्स्ट सेशन लूँगी तो आप लोगों का लाइक आंसर भी प्रोवाइड करूँगी और फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। नहीं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? फोर्थ है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो इसमें से ये जो फोर्थ नंबर है ना, ये ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी फ़िलहाल लग रहा है कि ये फोर्थ नंबर मुझे याद है कि इम्पोर्टेंट था। बाकी मैं जब इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तभी बता दूंगी। तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ पोषण। ठीक है, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम लोग टहल रहे हैं तो हमारा उसमें से क्या, हमारा जो है पैर वो चल रहा है, थोड़ा शरीर, थोड़ी हाथ पैर की मूवमेंट हो रही है। तो जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, अगर हमारा शरीर थोड़ा भी मूव कर रहा है, थोड़ा सा भी चल रहा है, टहल रहा है या अभी हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है? ऊर्जा लग रहा है, इसमें ऊर्जा हो रहा है का उपयोग हो रहा है। उस स्थिति में जब कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। अब जब हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे हम लोग को भोजन की आवश्यकता हो रही है, तो क्यों हो रही है हमें भोजन की आवश्यकता? क्योंकि हमें हमारे शरीर को काम कराने के लिए या अनुरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में जो भी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसे कराने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? भोजन से प्राप्त होगी। तो यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो क्या होता है? भोजन होता है। तो भोजन क्या होता है? जो ऊर्जा का स्रोत या पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? भोजन होता है। अब क्या है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ विषाणु हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। मतलब हर जीव को जीवन का अपना यापन करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए होता है? हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, क्या चाहिए होता है? ऊर्जा चाहिए होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी। और सभी जीवों को आवश्यकता होती है इसकी, लेकिन इसकी पूर्ति जो है वो भिन्न भिन्न जो है जानवर में या जीव जंतु में या
किसी भी जीव में जो होता है वो अलग अलग विधि के द्वारा होता है। कुछ जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक स्रोत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं, मतलब स्वपोषी मतलब जो कि खुद से अपना पोषण कर लेना, किसी भी चीज़ पे आधारित नहीं होना। इसमें क्या होता है, हरा पौधा, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोग यहाँ पर बता देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो है कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें अगर क्या बोलते हैं आप उदाहरण दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जीव जो होते हैं ना वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। जटिल मतलब क्या होता है कि जिसे तोड़ना मतलब थोड़ा कठिन होता है, जो थोड़ा होता है ना, हमारा जो शरीर है वो भी जटिल है, बहुत सारी चीज़ों से जो बना हुआ होता है। तो अब उन जटिल पदार्थों को खंडित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो क्या लिखा है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि वो हमारे शरीर में घुल सके, हम और सारे बॉडी पार्ट्स तक, हमारे अंगों तक पहुंच सके, ताकि वो उसे ऊर्जा प्रदान कर सके, वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। तो इसे प्राप्त करने के लिए जैव जो है वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं, जैव उत्प्रेरक का। तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो जैव उत्प्रेरक का, जिसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा एंजाइम क्या है तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोगों को बता देती हूँ, मैं इसका डेफिनेशन लिखा देती हूँ। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि एंजाइम का डेफिनेशन है कि जीव के संरक्षण तथा वृद्धि के लिए जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इन्हें एंजाइम करते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला लाइन जो है वो लिखना पसंद ना भी करें, ये वाला जो लाइन है, तो आप छोड़ सकते हैं, इसे फर्स्ट वाला लाइन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं कि जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है कि खुद से अपना पोषण लेना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल समय में आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, बस वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो स्वपोषी जीव जो होता है वो क्या करता है, कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो प्रकाश से प्राप्त कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पूरी कर लेता है। कैसे, अब है कि वो बाहर से ले रहा है क्या, ऊर्जा, पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो स्वपोषी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करता है। ऊर्जा संचित मतलब उसको ऊर्जा को जमा कर लेना। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं। मतलब ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, क्या लिखा है, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, ठीक है, एक पत्ता है,
इसका आप लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये पत्ता है जिसका ये वाला जो पार्ट है ये है मध्य सिरा, ये है पर्णपटल, और ये एक्स्ट्रा जो निकला होता है उसको सिरा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है उसका पतला सा जो लेयर होता है ना, कोई पत्ता का पतला सा लेयर, उस लेयर का यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है इसमें। तो अब इसको पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, और वही जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, वो पौधा को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान में प्रयुक्त होता है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड क्या होता है, उसको स्टार्च बोलते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लाइन जो है कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा बन जाते हैं जिसका कि उपयोग हम लोग ऊर्जा में नहीं कर पाते हैं। वो क्या बन जाता है, वो पौधों में क्या बन जाता है, मंड के रूप में बन जाता है, और वो मंड के रूप में संचित हो जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। रक्षित आंतरिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, रक्षित मतलब जमा हो गया। ठीक है, मतलब ऊर्जा जो है आंतरिक रूप से जमा हो गया तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। अब जब जो है उस पौधे को आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो मंड का उपयोग कर लेगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि हम पौधों में जो होता है, पौधों में कैसे होता है, पौधों में होता है मंड के द्वारा। ठीक है, पौधों में क्या होता है, मंड के रूप में संचित होता है, मंड के रूप में। और हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन यानी हम लोग, हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में किस रूप में होता है ये, ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है C6H12O6 नहीं है, क्या है 6CO2 12H2O, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। यहाँ पे C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन और जल बनता है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो ये जो तीन घटनाएं दी हुई हैं, ये तीनों घटनाएं अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वैसे मैं समझा देती हूँ, समझाने के दौरान ही आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप लोग लिख के इसे याद कीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश यानी लाइट से एनर्जी को खींच लेता है। ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अब प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो अपचयन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग केमिस्ट्री क्लास में जाकर के पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, इसके बिना आप लोग ये वाला समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये था कार्बन डाइऑक्साइड, ये था जल का अणु, और ये था क्लोरोफिल क्या किया, अवशोषित किया, क्या, लाइट से ऊर्जा को। ठीक है, लाइट से यानी सूर्य के प्रकाश से। यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित किया। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश था, क्लोरोफिल था, वो क्या किया, ऊर्जा को अवशोषित किया। और प्रकाश क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा
में रूपांतरित, ऊर्जा नॉर्मल जो लाइट था उसको ऊर्जा एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया। और जल अणुओं का हाइड्रोजन में, अब जल का जो अणु था उसको हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है वो किसमें आता है, कार्बोहाइड्रेट में, उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस था। ये जो घटना है ये है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम। यही प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है और जल का अणु क्या हो जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन हो जाता है और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए क्या है, मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो ये जो लिखा है कि मतलब ये जो प्रोसेस हमने जाना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस एक साथ हो जाएगा। कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब रात में क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है और एक मिडल यानी मध्यस्थ उत्पाद बनाता है, बीच वाला उत्पाद बनाता है। और दिन में क्या करता है, क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका वो कब बनता है, दिन में बनता है। और ये मरुद्भिद का मतलब क्या होता है ना, जो पौधे डेजर्ट एरिया, डेजर्ट मतलब यह हो गया कि सूखा क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तानी एरिया में जो रहता है वो ऐसे पौधे को कहते हैं। ये सब पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और एक मिडल वाला उत्पाद बना दिया। तो उसके बाद क्या करता है, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा लेता है और क्लोरोफिल क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए अब हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया जो है का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो यदि आप ध्यानपूर्वक एक यहाँ पे जो अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे कि अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप लोग नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाए थे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अब इसका जो अनुप्रस्थ काट है यानी इसका जो लेयर था उसको काटा गया है। अब से ऊपर में हम लोग को एक यहाँ पे जो है ना ये दिख रहा है परत, ये क्या होता है, मोमी क्यूटिकल, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूटिकल, ये क्यूटिकल बोलते हैं इसको। जो ये जो लेयर दिख रहा है ना ये होता है क्यूटिकल। और ये कैसा होता है, मोमी, मतलब इसमें थोड़ा मोम जैसा होता है। उसके बाद में है ये ऊपर का बाह्य त्वचा, इसका लेयर हो गया। उसके अंदर में हो गया हरित लवक, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, हरित लवक है। और कुछ जगह जो खाली हो गया ये हो गया वायु कोश। ये जो हो गया यहाँ पे ये हो गया द्वार कोशिका, ठीक है। और ये हो गया इसका लास्ट वाला लेयर यानी निचली बाह्य त्वचा। तो इसको हम लोग देख लिए। अब बुक में जो लिखा है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, ये जो हरे बिंदु कोशिका हम लोग देखिए वो क्या था, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, ये बात याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्रियाकलाप आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आपके बस बुक हो गई, बुक से आप पढ़िए। बहुत ही प्यारा सा क्रियाकलाप है। मैं आप लोगों को नॉर्मली समझाती हूँ कि क्या होता है आखिरकार। अब यहाँ पे क्या है ना कि पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, हमने नहीं की थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
मैं क्लास 9 नहीं पढ़ाई हूँ। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, ये है किस चीज़ का डायग्राम है? ये जो डायग्राम है ये दिख रहा है खुला तथा बाहर बंद रंध्र, ठीक है। ये वाला जो है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, ये ठीक है। ये वाला ड्राइंग जो है आप लोगों को बनाना है। ये यहाँ पे क्या है और यहाँ पे अंतर क्या है, ये देखिए। इसमें क्या है, वाइड है थोड़ा, मतलब ये चौड़ा है और ये थोड़ा छोटा सा बना हुआ है। तो ये क्या है, बंद रंध्र है, ठीक है। और ये क्या है, चौड़ा है ना, खुला हुआ टाइप का है। और इसमें क्या है, हरित लवक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये स्टोमाटा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है। ये रंध्र है। अब जो है इसका उपयोग क्या होता है, ये बात याद रखने लायक है यहाँ पर से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो ये जो छिद्र होता है, रंध्र होता है, इसी के द्वारा जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है, क्योंकि ये पूरे पौधे में होता है, ठीक है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब इन पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। पौधा जो होता है इन छिद्रों को बंद कर लेता है। तो ये क्या हो जाता है, जो रंध्र होता है उससे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। तो थोड़ा जो है जल की हानि होती है। जब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं हो रही होती है, तो क्या करता है, पौधा जो होता है वो इन छिद्रों को क्या करता है, बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना तथा बंद होना कोशिकाओं का एक कार्य है। छिद्रों का खुलना तथा बंद होना किसका कार्य है, द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। तो जैसे ही द्वार कोशिका में क्या हो गया, जैसे ही जल गया अंदर, ठीक है, जल गया उसके अंदर, तो जैसे ही जल जाता है तो क्या करता है, फूल जाता है। फूलने के बाद क्या खुल जाता है इसका रंध्र, तो छिद्र जो होता है वो खुल जाता है, रंध्र का छिद्र जो होता है वो खुल जाता है। और इसी तरह द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। और जैसे जल उसका ये क्या बोलते हैं, इसी तरह जो द्वार कोशिका जो होता है जैसे सिकुड़ गया द्वार कोशिका, तो क्या हो गया, रंध्र का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। जैसे सिकुड़ गया तो ख़त्म हो गया उसका, अब वो बंद हो गया और उसमें पानी भरा तो वो फूल गया, फूलने के बाद क्या खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद भी एक क्रियाकलाप है, और उसके बाद है कि उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता तो होती है। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपना ऊर्जा कैसे लेता है, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो जो पौधा स्थल में यानी ज़मीन में, वो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर रहा है, तो जो पौधा स्थलीय है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कहाँ से ले रहा है, तो जड़ से ले रहा है। जड़ द्वारा मिट्टी में जो जल होता है उसको अवशोषित करता है और फिर वो अपने पौधा में ले लेता है। अब क्या है, जैसे जड़ में तो बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, सरीखे अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। यानी मिट्टी में और जो मतलब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब को लिया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिनका उपयोग जो है प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है।
इन्हें कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनता है। ये जो लाइन है, ये जितना मैंने हाईलाइट किया है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि पौधा जो होता है वो जड़ से क्या क्या लेता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, जिसमें कि नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। ये क्या करता है, प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों का संश्लेषण करता है। नाइट्रोजन से क्या होता है, प्रोटीन का या तथा अन्य यौगिकों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इससे अकार्बनिक नाइट्रेट का जो अकार्बनिक नाइट्रेट होता है वो नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्राइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको लेता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बनाते हैं। उसके बाद है विषमपोषी पोषण। तो हम आगे का जो ये है कि हम लोग आगे का क्लास में करेंगे। ये फ़िलहाल के लिए इसे एंड करते हैं और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो जितना भी समझ में आया वो आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा और जो भी चीज़ पॉइंट्स में बता के रखी हूँ उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से रीड आउट करना, अच्छी तरीके से समझना है, फिर से पढ़ना है एक बार, और क्रियाकलाप 1 और 2 दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नोट्स का बात अगर मैं करूँ तो नोट्स आप लोग जो भी मैं पॉइंट्स बताई हूँ वो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी। तीसरा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस भी रहेगा। तो थैंक यू सो मच। इतना तो हो गया अभी तक कंप्लीट। उसके बाद अब हम लोग को विषमपोषी पोषण आगे पढ़ना है, वो लोग हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।